सोचिए कि कोई सुबह सुबह उठता है, अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़ा होता है और अपनी आंखों में गहराई से देखकर कहता है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मतलब मैं वास्तव में तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ, सुनने में तो ये बहुत ही एक आम सी थोड़ी दार्शनिक सी बात लगती है। बिल्कुल। लेकिन अगर असल जिंदगी में हम में से कोई भी इसे करने की कोशिश करे ना, तो अचानक एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। एकदम सही कह रही हैं आप। पेट में एक ऐंठन सी महसूस होती है। हाँ, ऐसा लगता है कि बस तुरंत नजरें चुरा लें। तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का विषय यही है कि आखिर घर के बाथरूम में लगा एक एक साधारण सा आईना दुनिया का सबसे डरावना और सबसे सटीक इमोशनल लाई डिटेक्टर क्यों बन जाता है। ये जो शुरुआत है ना, ये अपने आप में उस पूरी समस्या को खोलकर रख देती है जिस पर हम आज बात करने वाले हैं। मतलब हम अक्सर बाहरी दुनिया की मुरम्मत करने में इतने व्यस्त रहते हैं। हाँ, जैसे अपना करियर सुधारना हो गया या गैजेट्स ठीक करना हो। बिल्कुल। या दोस्तों के साथ रिश्ते बेहतर बनाना, इन सब में हम उस नींव को ही भूल जाते हैं जिस पर यह सब टिका है। आज हम लुइस है की बेहद प्रसिद्ध पुस्तक मिरर वॉक के नोट्स और उसके पीछे छिपे मनोविज्ञान की गहराई में उतर रहे हैं। और यहाँ हमारा मिशन सिर्फ सेल्फ लव या आत्म प्रेम जैसे भारी भरकम शब्दों को दोहराना नहीं है ना? एकदम नहीं है। हमारा उद्देश्य ये समझना है कि ये कोई रहस्यमयी जादू नहीं है। इसके पीछे बाकायदा न्यूरोसाइंस और मानव मनोविज्ञान काम करता है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए आईने का ही चुनाव क्यों किया गया? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। मतलब अगर किसी को आत्म प्रेम का अभ्यास करना है तो वो शांति से एक कमरे में बैठकर ध्यान भी तो कर सकता है। आंखें बंद करके खुद को सकारात्मक बातें बोलने में और खुली आंखों से आईने में देखने में आखिर क्या फर्क आ जाता है? मुख्य फर्क हमारे दिमाग के उस हिस्से का है जो चेतना यानी हमारी कॉन्शियसनेस को नियंत्रित करता है। अच्छा। हाँ, तो जब हम आंखें बंद करके ध्यान कर रहे होते ना, तो हम अक्सर अपनी कल्पनाओं की एक सुरक्षित दुनिया में होते हैं, जहां हम कुछ भी सोच सकते हैं। बिल्कुल। वहां हम चीजों को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती। लेकिन आईना आईना एक भौतिक वास्तविकता है। स्रोत के अनुसार हमारा बाहरी जीवन असल में हमारे आंतरिक विचारों का ही एक प्रतिबिंब है। रिफ्लेक्शन है, राइट? हाँ, तो जब कोई व्यक्ति आईने के सामने खड़ा होता है तो वो केवल अपना चेहरा, अपनी त्वचा या अपने बाल नहीं देख रहा होता। मनोवैज्ञानिक स्तर पर वो अपनी सबसे गहरी आंतरिक स्थिति के आमने सामने होता है। ये बहुत गहरी बात है। आईना हमारे दिमाग के उस हिस्से को ट्रिगर करता है जो हमारी आत्म छवि यानी सेल्फ इमेज से जुड़ा है। अगर मैं इसे थोड़ा और व्यवहारिक रूप से समझने की कोशिश करूं, तो हम दिन भर आईने का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान हमेशा कमियों पर होता है। सही बात। मतलब हम देखते हैं कि बाल ठीक से सेट हैं या नहीं, चेहरे पर कोई दाग तो नहीं है, या हम थके हुए तो नहीं लग रहे। हम शायद ही कभी आईने का इस्तेमाल अपनी आंखों में देखने के लिए करते हैं। और यही वो महत्वपूर्ण बिंदु है। समाज और हमारी कंडीशनिंग ने हमें आईने को एक आलोचक की तरह इस्तेमाल करना सिखाया है, एक क्रिटिक की तरह। हाँ, बिल्कुल। जब कोई इंसान आईने में देखकर सीधे अपनी आंखों की पुतलियों में झांकता है, तो वह उन सभी भारी आवरणों को भेद कर सीधे अपने अस्तित्व का सामना कर रहा होता है। हाँ। अगर वो खुद को देखकर मुस्कुरा नहीं पाता या खुद की आंखों में आंखें डालने से कतराता है, तो ये कोई सामान्य झिझक नहीं है। तो ये क्या है? ये अवचेतन मन का एक सीधा संकेत है कि अंदर कुछ बहुत गहराई में टूटा हुआ है। ये इस बात का प्रमाण है कि इंसान खुद को स्वीकार करने से इनकार कर रहा है। ओहो। और यहीं पर मेरी वो एनालॉजी काम आती है। क्या हम कह सकते हैं कि आईना एक इमोशनल लाई डिटेक्टर की तरह काम करता है? इमोशनल झूठ पकड़ने वाली मशीन। हाँ, ये बहुत सटीक है। क्योंकि हम दुनिया से कितना भी झूठ बोल लें, अपने सहकर्मियों को दिखा दें कि हम कितने आत्मविश्वासी हैं, सोशल मीडिया पर खुशियों से भरी तस्वीरें डाल दें, जो कि लोग अक्सर करते ही हैं। हाँ, लेकिन जब हम अकेले में अपनी ही आंखों में देखते हैं तो हम खुद से झूठ नहीं बोल सकते। हमारा दिमाग तुरंत उस असंगति को, उस कॉग्निटिव डिसोनेंस को पकड़ लेता है। ये एनालॉजी बिल्कुल सही बैठती है। हमारा दिमाग ना बहुत ही स्मार्ट मशीन है। जब हमारी बाहरी दिखावट और आंतरिक महसूस करने के तरीके में अंतर होता है तो दिमाग एक तनाव पैदा करता है, एक टेंशन बन जाती है। एकदम। और आईने के सामने वो तनाव अपने चरम पर होता है। जब कोई व्यक्ति आईने में देखता है और अंदर से खुद से नफरत कर रहा होता है
तो आंखें तुरंत चुराने का मन करता है, क्योंकि दिमाग उस भावनात्मक झूठ को प्रोसेस नहीं कर पाता। ये थोड़ा डरावना है यार, कि हमारे ही घर का एक साधारण सा कांच का टुकड़ा हमारी सारी पोल खोल सकता है। बिल्कुल। अब जब ये लाई डिटेक्टर हमें बता देता है कि हम अंदर से खुद का विरोध कर रहे हैं, तो सवाल उठता है कि स्थिति को बदला कैसे जाए। सही बात है, समाधान क्या है? हाँ, तो जब मैं स्रोतों को पढ़ रही थी तो एफर्मेशन को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प और अलग नजरिया देखने को मिला। एफर्मेशन के बारे में आमतौर पे बहुत सी भ्रांतियां हैं। हाँ, आमतौर पर लोग मानते हैं कि अगर खुद को बदलना है तो लंबी लंबी सूचियां बनानी चाहिए। मैं बहुत सफल हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ। बिल्कुल, मेरे पास दुनिया की सारी खुशियां हैं। लोग इन जटिल वाक्यों को रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन लुइस हे का स्रोत इन सबको किनारे कर देता है। हाँ, वो एक बहुत ही अलग अप्रोच अपनाता है। स्रोत कहता है कि हजारों अलग अलग एफर्मेशन बोलने से बेहतर है कि आईने में अपनी आंखों में गहराई से देखकर सिर्फ इतना कहा जाए, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं वास्तव में तुमसे प्यार करती हूँ। मतलब सिर्फ ये एक सरल वाक्य, कोई शर्त नहीं, कोई भविष्य का वादा नहीं। और इसके पीछे का जो तंत्र है ना, मैकेनिज्म, वो पूरी तरह से हमारे चेतन और अवचेतन मन की लड़ाई पर आधारित है। वो कैसे? देखिए, जब कोई व्यक्ति कहता है मैं बहुत अमीर हूँ या मैं बहुत सफल हूँ, तो उसका चेतन मन तुरंत एक तार्किक दीवार खड़ी कर देता है। एक लॉजिकल बैरियर? हाँ, चेतन मन तर्क करता है कि भाई तुम्हारे बैंक खाते में तो पैसे नहीं है, तुम कैसे अमीर हो, या कल ही तो तुम्हें प्रोजेक्ट में असफलता मिली थी। अरे हाँ, वो तो सच है। तो इस तरह वो अफर्मेशन कभी अवचेतन मन तक पहुंच ही नहीं पाता, वो सतह पर ही टकराकर खत्म हो जाता है। अच्छा, तो चेतन मन एक तरह से क्लब के बाहर खड़े बाउंसर की तरह है, जो हर विचार की चेकिंग करता है। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है ये। और जो विचार हमारी मौजूदा हकीकत से मेल नहीं खाता, वो बाउंसर उसे अंदर जाने से रोक देता है। एकदम से। लेकिन जब कोई व्यक्ति आईने में अपनी आंखों में देखकर सिर्फ मैं तुमसे प्यार करता हूं कहता है, तो वो उस बाउंसर को बाईपास करने की कोशिश कर रहा होता है। ओहो, मतलब बाउंसर को चकमा दे दिया। हाँ, क्योंकि ये वाक्य किसी बाहरी सफलता, पैसे या रूप रंग पर आधारित नहीं है। ये बिना शर्त है, अनकंडीशनल। ये सीधे हमारे अवचेतन मन के उस गहरे हिस्से को हिट करता है जहां हमारी बुनियादी आत्मछवि बनी होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल उठता है। बताइए। मान लीजिए किसी इंसान ने जिंदगी भर खुद की आलोचना की है, वो खुद को हमेशा दूसरों से कम आंकता आया है, जो कि बहुत आम है। हाँ, अब वो अचानक एक दिन आईने के सामने खड़ा हो और खुद की आंखों में गहराई से देखकर कहे, मैं वास्तव में तुमसे प्यार करती हूँ। तो ईमानदारी से कहूँ तो ये शुरुआत में बहुत अजीब, नकली और यहाँ तक कि थोड़ा हास्यास्पद भी महसूस होगा। बिल्कुल होगा। ऐसा लगेगा जैसे हम खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। ये जो ऑकवर्डनेस है, इसका क्या करें? और ये जो नकलीपन या अजीबोगरीब एहसास है ना, ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे महत्वपूर्ण? हाँ, स्रोत में इसे प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहा गया है। ये अजीब महसूस होना कोई गलती नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि ये अभ्यास काम कर रहा है। अभ्यास काम कर रहा है। लेकिन अगर कुछ नकली लग रहा है तो वो काम कैसे कर सकता है? इसे थोड़ा और गहराई से समझाइए। देखिए, जब कोई व्यक्ति पहली बार आईने में देखकर खुद को प्यार करने की बात कहता है, तो मन तुरंत पलटवार करता है। अच्छा। मन के अंदर से आवाजें आती हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझ में तो प्यार करने लायक कुछ है ही नहीं, या मैं बहुत बेवकूफ लग रहा हूं। हाँ, बिल्कुल ऐसी ही आवाजें आती हैं। तो लुइस हे के अनुसार ये प्रतिरोध दरअसल वो पुराना कचरा है जो सतह पर आ रहा है। ये वो समय है जब हमारा अवचेतन मन अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन ये पुराना कचरा आखिर आता कहाँ से है? मतलब हम पैदा होते ही तो खुद से नफरत नहीं करने लगते। एक छोटा बच्चा तो आईने में देखकर खुशी ही होता है। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। स्रोत इस पुराने कचरे को हमारे इनर चाइल्ड और बचपन के घावों से जोड़ता है। इनर चाइल्ड? हाँ, मनोविज्ञान में ये माना जाता है कि हम खुद के बारे में जो नकारात्मक बातें बोलते हैं, वे अक्सर हमारी अपनी मूल बातें नहीं होती। तो वो किसकी बातें होती हैं? वे बचपन में हमारे माता पिता, शिक्षकों या समाज से सुनी गई बातें होती हैं। जैसे तुम गणित में अच्छे नहीं हो, तुम हमेशा गलतियां करते हो, या तुम पर्याप्त नहीं हो। ओहो। एक बच्चे का दिमाग ना स्पंज की तरह होता है। वो इन बाहरी आलोचनाओं को अपनी सच्चाई मान लेता है और उन्हें अपने अवचेतन में गहरे तक बिठा लेता है। और फिर बड़े होने पर
जब वो शिक्षक या वो लोग हमारे आसपास नहीं भी होते, तब भी हम अनजाने में वही आलोचनात्मक आवाजें खुद से दोहराने लगते हैं। बिल्कुल हमारी अपनी आंतरिक आवाज ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। ठीक, ऐसा ही होता है। इसलिए जब हम मिरर वर्क करते हैं तो हम असल में अपने अंदर के उसी डरे हुए नन्हे बच्चे से संवाद कर रहे होते हैं। अच्छा। हम उस बच्चे को आईने के माध्यम से ये भरोसा दिला रहे होते हैं कि वो सुरक्षित है, वो पर्याप्त है और उसे प्यार किया जा सकता है। हम उन पुरानी उधार ली गई आवाजों को अपने खुद के सकारात्मक संदेशों से बदल रहे होते हैं। अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को एक तकनीकी एनालॉजी से समझें तो ये बिल्कुल कंप्यूटर के आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलने जैसा लगता है। ये एनालॉजी यहाँ कैसे लागू होती है? सोच कर देखिए, ये वैसा ही है जैसे बचपन में हमारे दिमाग रूपी हार्ड ड्राइव में कोई पुराना और वायरस से भरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया गया हो। सही है। ये सॉफ्टवेयर लगातार बैकग्राउंड में चलता रहता है और हमें बताता है कि हम किसी लायक नहीं हैं। इससे हमारी बैटरी यानी ऊर्जा खत्म होती रहती है। बहुत खूब। अब सालों बाद भी हम उसी आउटडेटेड सिस्टम पर चल रहे हैं। जब हम आईने के सामने खड़े होकर कहते हैं मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो हम असल में उस पुराने सिस्टम में एक नया कोड डाल रहे हैं। और शुरुआत में जो प्रतिरोध या घबराहट महसूस होती है वो असल में पुराने सिस्टम का फायरवॉल है जो नए कोड को वायरस समझकर रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, सिस्टम एरर दिखा रहा है। ये एनालॉजी इस पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को बहुत ही सटीक ढंग से पेश करती है। पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि वो उसी वातावरण का आदी हो चुका है, चाहे वो कितना भी नुकसानदायक क्यों ना हो। बिल्कुल। दिमाग हमेशा जानी पहचानी चीजों की तरफ भागता है, फैमिलियरिटी की तरफ। इसलिए जब हम इस आउटडेटेड सिस्टम को पूरी तरह से रीप्रोग्राम करने की बात करते हैं तो ये रातों रात नहीं हो सकता। तो इस पुराने मालवेयर को हटाने और नए सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने में कितना समय लगता है और इसके लिए किन सटीक चरणों से गुजरना पड़ता है? स्रोत इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट ढांचा देता है। 21 दिन का कार्यक्रम। 21 दिन? हाँ, और ये कोई मनगढ़ंत संख्या नहीं है। इसके पीछे न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, इसे थोड़ा सरल शब्दों में समझाइए कि 21 दिन का समय क्यों आवश्यक है? न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे दिमाग की वो क्षमता है जिससे वो नए रास्ते यानी न्यूरल पाथवे बनाता है। अच्छा। जब हम सालों से खुद को कोस रहे होते हैं ना, तो नफरत और आलोचना के न्यूरल पाथवे बहुत मजबूत हो जाते हैं, जैसे कोई चौड़ा हाईवे। ओहो, मतलब जहां गाड़ी अपने आप बहुत तेज दौड़ती है बिना सोचे समझे। बिल्कुल, आपको सोचना भी नहीं पड़ता और आप खुद की बुराई कर देते हैं। इसके विपरीत आत्मप्रेम का रास्ता एक ऐसे जंगल की तरह होता है जहां कोई पगडंडी भी नहीं है। तो जब हम नई आदत डालते हैं तो दिमाग को उस जंगल में नया रास्ता बनाने के लिए समय चाहिए होता है। कम से कम 21 दिन लगातार अभ्यास करने से दिमाग पुराने हाईवे को बंद करना शुरू करता है और नए रास्ते को पक्का करता है। किस तरह से डिजाइन किया गया है? मतलब क्या इंसान 21 दिन तक सिर्फ एक ही चीज करता है? नहीं, ये एक क्रमिक यात्रा है जिसे 3 मुख्य सप्ताहों में बांटा गया है। पहले सप्ताह का पूरा ध्यान उस फायरवॉल को तोड़ने पर होता है जिसके बारे में हमने अभी बात की। ये खुद को उसी रूप में स्वीकार करने का समय है जैसे हम अभी हैं, और उस अजीबपन या झिझक से पार पाने का समय है। यानी पहले सप्ताह में सिर्फ उस घबराहट को सहने की आदत डाली जाती है। हाँ। और जब वो शुरुआती झिझक खत्म हो जाती है तब क्या होता है? क्या दिमाग चुपचाप नया कोड स्वीकार कर लेता है या कोई और गहरी परत भी है जिसे साफ करना होता है? यहीं पर दूसरा सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब शुरुआती प्रतिरोध टूटता है ना, तो नीचे दबा हुआ असली कचरा बाहर आता है। असली कचरा? हाँ। दूसरे सप्ताह का पूरा फोकस हमारे अंदर गहरे छिपे डर और गुस्से को बाहर निकालने पर होता है। अच्छा। ये वो समय है जब हम उन भावनाओं का सामना करते हैं जिन्हें हमने सालों से दबा के रखा है। हो सकता है किसी को अपने माता पिता पर गुस्सा आए या किसी पुरानी घटना का डर सताए। ये सिस्टम के क्रैश होने और अंदर की सारी खराबी के बाहर आने जैसा है। बाप रे, ये तो काफी भारी हो सकता है। और एक बार जब ये सारा गुस्सा और डर बाहर निकल जाता है तब तीसरे सप्ताह में क्या होता है? तीसरे सप्ताह तक आते आते अंदर का कचरा काफी हद तक साफ हो चुका होता है। नया ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग इंस्टॉल हो जाता है। ग्रेट। अब ध्यान आंतरिक दुनिया से निकलकर बाहरी दुनिया पर जाता है। इसमें व्यक्ति अपने बाहरी रिश्तों को सुधारने, क्षमा करने और भविष्य के लिए कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड महसूस करने पर काम करता है।
अब वो दुनिया को एक नए और साफ नजरिए से देखने लगता है। ये एक बहुत ही गहरी और व्यवस्थित मनोवैज्ञानिक सर्जरी की तरह लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर हम व्यावहारिक धरातल पर बात करें तो रोज सुबह आईने के सामने खड़े होकर वास्तव में क्या-क्या करना होता है? सिर्फ खड़े रहने या घूरने से तो काम नहीं चलेगा ना। इस अभ्यास के जो मुख्य चरण बताए गए हैं वो कैसे काम करते हैं? हाँ, इस अभ्यास के कुछ बहुत ही सटीक और भौतिक चरण हैं। सबसे पहला है आईने में देखना, लेकिन एक खास तरीके से। खास तरीके से? अपनी आंखों की पुतलियों में गहराई से देखना, प्यूपल्स में। ये फोकस को इधर उधर भटकने से रोकता है। समझ गए। दूसरा चरण है खुद को नाम से पुकारना, जैसे तुम्हारा नाम, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। अच्छा, अपना नाम लेने से क्या होता है? अपना नाम लेने से ये संदेश सीधा व्यक्तिगत हो जाता है पर्सनलाइज्ड। और दिमाग इसे ज्यादा गंभीरता से लेता है। और मैंने स्रोतों में पढ़ा कि इसके बाद का जो चरण है वो सबसे ज्यादा भावुक करने वाला है। स्रोत कहता है कि इस दौरान मन में जो भी भावनाएं आए उन्हें बिना रोके बहने देना चाहिए। बिल्कुल। जब हम अपनी ही आंखों में देखते हुए अपना नाम लेकर प्यार जताते हैं ना, तो अक्सर लोगों की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं या वे अचानक हंसने लगते हैं। हाँ, ये कोई कमजोरी नहीं है। आंसू आना असल में कॉर्टिजोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन का शरीर से बाहर निकलना है। ये वो भावनात्मक रिलीज है जिसकी सालों से जरूरत थी। लेकिन एक और बहुत अहम चरण है जिसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं, और वो है जर्नलिंग। यानी इस पूरे अभ्यास के बाद अपनी भावनाओं को एक डायरी में लिखना। हाँ, जर्नलिंग बहुत जरूरी है। इसका क्या महत्व है? मतलब क्या सिर्फ आईने के सामने बोलकर रो लेना काफी नहीं है? अगर हम अपनी उसी पुरानी एनालॉजी पर वापस जाएं, तो आईने के सामने बोलना नया कोड लिखना है, लेकिन जर्नलिंग करना कैशे मेमोरी या रिसाइकिल बिन को पूरी तरह से खाली करने जैसा है। ओहो, एम्प्टी द ट्रैश। बिल्कुल। जब आईने के सामने भावनाएं बाहर आती हैं तो वे बहुत उलझी हुई होती हैं। विचार बहुत तेज गति से भाग रहे होते हैं। जब हम उन्हें कागज पर लिखते हैं तो दिमाग को अपनी ही उलझनों को एक आकार में देखने का मौका मिलता है। यानी अगर हम जर्नलिंग नहीं करते हैं तो वो जो कचरा या मालवेयर सतह पर आया है वो वापस हमारे दिमाग की किसी कोने में जाके छिप सकता है। एकदम सही। कागज पर उतारने से हम उसे सिस्टम से पूरी तरह बाहर निकाल देते हैं। ठीक यही बात है। ये दिमाग को खाली करने यानी ब्रेन डंप की प्रक्रिया है। इससे अगली सुबह जब हम फिर से आईने के सामने जाते हैं तो हमारा दिमाग पिछले दिन के बोझ से मुक्त होता है और नए सकारात्मक संदेशों को ग्रहण करने के लिए अधिक खाली और स्पष्ट होता है। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण को एक सूत्र में पिरोएं तो बात घूम फिरकर वहीं आती है जहां से हमने शुरुआत की थी, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता जो हम खुद के साथ साझा करते हैं। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि जब तक हम आईने में दिखने वाले उस व्यक्ति से लड़ते रहेंगे तब तक बाहरी दुनिया में हमें कभी शांति या स्वीकृति नहीं मिल सकती। बिल्कुल। मिरर वर्क का बुनियादी सिद्धांत यह है कि हर इंसान के भीतर प्यार और प्रचुरता का एक अनंत स्रोत है, एक अबंडेंस है। हाँ, लेकिन वो स्रोत तक तक बंद रहता है जब तक हम खुद को जज करते रहते हैं। एक बार जब कोई खुद को बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लेता है तो उसे बाहरी दुनिया से वैलिडेशन मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। और मुझे लगता है कि आज के समय में इस अभ्यास की प्रासंगिकता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो कैसे? हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हम लगातार सूचनाओं से घिरे हुए हैं। डिजिटल दुनिया में हर तरफ परफेक्शन का दिखावा है। इंस्टाग्राम पर एकदम परफेक्ट लाइफ दिखती है जिसे देखकर कोई भी इंसान खुद को कमतर आंकने लग सकता है। ये तो बहुत बड़ी सच्चाई है आज की। बाहरी शोर इतना ज्यादा है कि हम अपनी ही आवाज नहीं सुन पाते। ऐसे माहौल में मिरर वर्क केवल एक अभ्यास नहीं रह जाता, बल्कि एक बहुत ही मजबूत मनोवैज्ञानिक ढाल बन जाता है, साइकोलॉजिकल शील्ड। ये बाहरी दुनिया के शोर को म्यूट करने और आंतरिक स्वीकृति पाने का एक व्यवहारिक टूल है। जब कोई व्यक्ति अंदर से अपने लिए पूरी तरह से सुरक्षित और शांत महसूस करता है तो बाहर की हलचल, आलोचनाएं या असफलताएं उसे मानसिक रूप से तोड़ नहीं पाती। ये बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम कितनी ऊर्जा गलत दिशा में खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल। आज की इस चर्चा ने आत्म प्रेम को एक दार्शनिक और किताबी विचार से निकालकर एक बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक प्रक्रिया में बदल दिया है। लेकिन इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ जो इन स्रोतों की गहराई में जाने के बाद मेरे दिमाग में आया। वो विचार क्या है? ये विचार स्रोत के सिद्धांत से ही जुड़ा है, लेकिन उसे एक कदम और आगे ले जाता है। बताइए। देखिए, हमने पूरी चर्चा में समझा कि आईना हमारी आंतरिक स्थिति का रिफ्लेक्शन है,
जब हम अंदर से खुद को नापसंद करते हैं तो आईने में देखना मुश्किल होता है। हाँ, ये हमने स्थापित किया। लेकिन जरा सोचिए, अगर हमारा बाहरी जीवन हमारे विचारों का ही रिफ्लेक्शन है, तो जब हम पूरी तरह से खुद को स्वीकार कर लेते हैं, अपने बचपन के घावों को भर लेते हैं और आईने में दिखने वाले उस इंसान से सच्चा प्यार करने लगते हैं, तो क्या हमारे आसपास के लोग, हमारे सहकर्मी, हमारे परिवार के सदस्य और यहाँ तक कि हमारी परिस्थितियां भी हमारे लिए एक सकारात्मक आईने में नहीं बदल जाएंगी? ये मनोविज्ञान के नजरिए से एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या खुद के साथ हमारा बदला हुआ आंतरिक संवाद, दुनिया को देखने का हमारा पूरा नजरिया, हमारा पूरा फिल्टर ही नहीं बदल देता? ये बिल्कुल संभव है। अगर हम अंदर से खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लें, तो शायद बाहरी दुनिया में हमें कुछ भी टूटा हुआ या अस्वीकृत महसूस ही न हो। शायद असली जादू आईने के कांच में नहीं है, बल्कि उस नजरिए में है जो उस आईने से होके गुजरता है। बहुत ही खूबसूरत विचार है ये। इस विचार के साथ ही हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। अब समय आ गया है कि हम सभी अपने घर के उस सबसे करीबी लेकिन